आज सबसे पहले हम अयोध्या विवाद का डीएनए टेस्ट करेंगे। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले केसेस में से एक है। यह एक ऐसा विवाद है जिसकी वजह से हमारे देश में कई बार राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल हो चुकी है, क्योंकि यह मामला जमीन के एक टुकड़े का नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय की धार्मिक आस्था और संविधान के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। आप इसे भारत की राम कहानी भी कह सकते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा अदालत के बाहर बातचीत से हल किया जाना चाहिए। अदालत में यह विवाद 1950 से चल रहा है, यानी पिछले 67 वर्षों से इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है। देश के कई प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अदालतों ने इस विवाद का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए 67 वर्ष बहुत ही लंबा समय होता है। 67 वर्ष में पीढ़ियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, राजनीति बदल जाती है, देशों का दोबारा निर्माण हो जाता है, नए देश बन जाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि राम जन्मभूमि से जुड़ा यह विवाद सुलझ क्यों नहीं पाया? क्या हमारी सरकारें यह विवाद सुलझाना ही नहीं चाहती थी? क्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद सुलझाने से कई राजनीतिक दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी, या फिर हमारे देश की सरकारें इस विवाद को सुलझाने से डरती हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हर भारतीय नागरिक ढूंढ रहा है, और यही हमारे डीएनए टेस्ट का आधार है। वैसे इस विवाद की शुरुआत आज से 67 वर्ष पहले नहीं, बल्कि 489 वर्ष पहले हो गई थी। इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अयोध्या का विवाद एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है, जिस पर सभी पक्षों को एक राय बनानी चाहिए। बातचीत के लिए नई पहल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर इस मुद्दे को कोर्ट के बाहर हल करना चाहिए। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि मंदिर निर्माण के लिए जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। आमतौर पर जब बातचीत से किसी विवाद को सुलझाने के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वो मामला कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में तो तभी जाता है जब कोई अदालत उसे सुलझा नहीं पाती। 67 वर्ष पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन 67 वर्ष बीत जाने के बाद फिर से बातचीत का रास्ता अपनाने और कोर्ट से बाहर इस विवाद को सुलझाने की राय दी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और ऐसा लगता है कि हमने जहां से शुरू किया था ये सफर, आज हम वापस वहीं पहुंच गए। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि यह पूरा विवाद है क्या, इसलिए हम आपको बहुत संक्षेप में इसके बारे में समझाएंगे। संक्षेप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इस पूरे विवाद की टाइमलाइन में आपको बताऊं तो शायद डीएनए का पूरा 1.5 घंटा भी कम पड़ेगा, इसलिए संक्षेप में आपको इस पूरे विवाद के बारे में बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1528 में अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य देवता भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। यह कहा जाता है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने बनवाई थी, जिसकी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनाई गई, वहां भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, और उस मंदिर को तोड़कर ही बाबर ने यहां पर मस्जिद बनवाई थी। लेकिन अदालत में इस विवाद की शुरुआत 1949 से हुई, जब भगवान राम की मूर्तियां इस मस्जिद में पाई गई। इसके बाद सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित करके यहां ताला लगा दिया। फिर जनवरी 1950 में फैजाबाद की अदालत में हिंदू महासभा और दिगंबर अखाड़ा की तरफ से पहला मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद राम मंदिर के नाम पर इस विवादित स्थल पर देश भर में कई दशकों तक राजनीति होती रही। 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाने का आंदोलन तेज किया, और फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना के बाद देश की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर बदल गई। इसके बाद से अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने का मुद्दा घोषणा पत्रों का हिस्सा बन गया।
लेकिन अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना। इसी के साथ राम मंदिर विवाद को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई और राम मंदिर के मुद्दे का लगातार राजनीतिक इस्तेमाल होता रहा। लगातार इस मुद्दे पर वोटों की खेती की जाने लगी। इसके बाद 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने विवादित जगह को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। अदालत का कहना था कि यह विवादित स्थल हिंदू महासभा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में बांटा जाना चाहिए। इस फैसले के मुताबिक रामलला को मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे की जमीन मिलनी चाहिए। अदालत ने फैसला दिया था कि राम चबूतरा और सीता रसोई पर निर्मोही अखाड़े का हक होगा, जबकि जिस हिस्से में नमाज होती है वो हिस्सा वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। हालांकि इस फैसले पर 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के करीब 7 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से इस विवाद का हल निकालें। वैसे इन 67 वर्षों में देश बहुत बदल चुका है। हम एक गरीब देश से विकासशील देश बन चुके हैं। हमारे मुद्दे बदल गए हैं, सत्ताएं बदल गई हैं, नेता बदल गए हैं और साथ ही हमारी राजनीतिक पार्टियों की ताकत भी बदल चुकी है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है हमारे देश के राजनीतिक सिस्टम की इच्छा शक्ति। क्या इतिहास खुद को ऐसे भी बदलता है? 67 साल पहले राम मंदिर का विवाद अदालत पहुंचा था। तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और आज सत्ता की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी हैं। यानी मंदिर का मुद्दा जिस वक्त पहली बार अदालत में पहुंचा, उस वक्त बीजेपी के पूर्व संगठन जनसंघ का भी जन्म नहीं हुआ था। आजादी के बाद जिस कांग्रेस के पास 364 सांसद हुआ करते थे, आज उसी पार्टी के पास सिर्फ 45 सांसद रह गए हैं। जबकि 1984 में 2 सीटों के साथ संसद में खाता खोलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय 282 सांसदों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के जरिए बीजेपी को राजनीति का नया मार्ग दिखाया था। लेकिन आज आडवाणी खुद मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं। राम मंदिर के मुद्दे ने ही बीजेपी को शून्य से शीर्ष पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कई दशक बीत गए, कई नेता बदल गए, लेकिन सियासत और अदालत के बीच तारीख पर तारीख और मंदिर का मुद्दा तो जहां था वहीं खड़ा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नई पहल की है। तो फिर मैंने ये कहा कि फिर उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि आप किसी सिटिंग जज को अपॉइंट करिए जो मध्यस्थ करे और फिर एक औपचारिकता आएगी इसमें। तो उन्होंने पहले तो चीफ जस्टिस ने मेरे ख्याल में विनोद में कहा कि मैं खुद करने चाहूँगा, लेकिन फिर बाद में मैं फिर फैसला के जब फैसला देने की बात आएगी तब मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा आप जो तय करोगे वो होगा। लेकिन सवाल है कि क्या कोर्ट के बाहर अयोध्या विवाद सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह को दोनों पक्ष मानेंगे? शंकराचार्य लेवल पर भी और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी 2 मरतबा एफर्ट बहुत ही सस्टेन्ड हुई, कई महीने तक गुफ्तगू चली और नाकाम हुई। तो अब वो नाकाम हो जाने के बाद तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि अब सिर्फ कोर्ट से ही फैसला हो सकता है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर ही भरोसा है, वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हिंदू मुसलमान दोनों बुलाए जाएं, साधु संत बुलाए जाएं, मौलवी बुलाए जाएं, वकील बुलाए जाएं, क्योंकि इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। इसका समझौता समझौता हो जाएगा, फैसला कोर्ट से आवे। भाई कोर्ट का फैसला तो हमको मानना जरूरी है, लेकिन अगर 16 समझौते से बात बन जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अब सकारात्मक भी पहल शुरू होगी। जो अभी तक नकारात्मक थी
अब सकारात्मक चीज से होगी और मुझे लगता है समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को अभी 2 दिन हुए बने हुए उत्तर प्रदेश का, उसको समय मिलना चाहिए सरकार को। आपस में मिलकर किसी ऐसे रास्ते का हल निकले कि जिससे कि दोनों पक्षों के हक में हो, तो वो बात बहुत बेहतर है। वैसे तो ये मामला चूंकि इमामों का और पुजारियों का है, मैं समझता हूँ कि इमामों को और पुजारियों को असल में बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। हमारे लिए बहुत अच्छा है और दोनों पक्ष के लिए है। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष बैठ करके और सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश का पालन करें। आस्था के मसले पर कानूनी जंग कब तक चलेगी? वैसे यहाँ AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की एक राय भी आपको पता होनी चाहिए, जो कहते हैं कि यह मालिकाना हक का मुद्दा है, ना कि आस्था का। इसलिए कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला करे। बातचीत पहले हो चुकी है और बातचीत नाकाम साबित हुई है। भाई जब अगर कोशिश कामयाब होती तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है। हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा, एविडेंस की बुनियाद पर। टाइटल का डिस्प्यूट है, पार्टनरशिप का नहीं है। वैसे सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मूव सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा मूव है, स्वागत योग्य है। हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो जजमेंट होता है उसमें एक पक्ष राजी होता है, एक पक्ष नाराज होता है। लेकिन उनका मानना है कि ऐसा काम किया जाए जो दोनों पक्ष खुश रहें। तो दोनों साथ बैठ करके अगर जो काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इस मामले का सुलटारा हो जाएगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अच्छा कहा। मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। जितने जल्दी हो सके वहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी होनी चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि या तो एक्ट के जरिए होगा और या फिर ये आपस की बातचीत के जरिए होगा, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की नई सरकार ने अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में जमीन देने का ऐलान किया है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि जितना हो सकता था उतना बहुत ठोस फैसला दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या अयोध्या विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर सुलझा लेगी तो उसके पास बचेगा क्या? तो वो कभी ना उनके लिए ये आस्था का विषय रहा है, ये शुद्ध उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है। आज कोई नई बात कोर्ट ने नहीं कही है। ये जो हमारा विचार है वही तो दोहराया है सुप्रीम कोर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग तो आग लगाने वाले लोग हैं ना, लेकिन जब भी समझौता होता है तो दोनों पक्षों को या सभी पक्षों को थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है। तो दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे हटें और इसको सेटल किया जाना चाहिए। At the earliest this issue should be settled and a grand temple should be erected by the total involvement of all Indians. 67 वर्षों में देश और दुनिया बहुत बदल चुके हैं, लेकिन सिर्फ देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ही सवालिया निशान है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद उम्मीद है कि भारत के सबसे लंबे अदालती केस का फैसला निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1950 से अब तक करीब 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस ने राज किया है, जबकि बीजेपी ने 9 वर्षों तक शासन किया। वहीं बाकी पार्टियों की सरकार करीब 6 वर्षों तक रही, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या विवाद का हल नहीं निकला। ये वही है जहां 1949 में था। यहां आपको आज भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर भी एक नजर डालनी चाहिए। 1984 में बीजेपी की सिर्फ 2 लोकसभा सीटें होती थी। 89 में जब बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो लोकसभा चुनावों में उसे 85 सीटें मिली। वहीं 1991 में बीजेपी को लोकसभा में 120 सीटें मिली और उसी वर्ष उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 221 सीटें मिली थी और उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। यानी कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे के राजनीतिक इस्तेमाल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंच गई। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर फिर भी नहीं बना। यह मामला
पार्टियों के घोषणा पत्र में ही सिमट कर रह गया। हर बार पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, हर बार घोषणा पत्रों में आपको राम मंदिर का मुद्दा पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन होता कुछ नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले मैंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में भी हमने राम मंदिर का जिक्र किया था और तब उन्होंने क्या कहा था, आप भी सुनिए। मैं आपका मैनिफेस्टो देख रहा था और राम मंदिर के बारे में देख रहा था। राम मंदिर को आपने 24 पन्ने के मैनिफेस्टो में नंबर 20 नंबर पेज पर रखा है और सिर्फ एक सांस्कृतिक विरासत कहकर आपने कह दिया कि हम संभावनाओं की तलाश करेंगे और देखेंगे कि कैसे बन सकता है। ये आपका बहुत पुराना वायदा था। अब ऐसा लगता है कि आप इसको सिर्फ एक घोषणा पत्र में एक लाइन डालने के लिए आपने इसको रखा हुआ है। जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, पहले से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और ये पहला चुनाव नहीं है, कई चुनाव आ चुके हैं। हमने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण संवैधानिक तरीकों से होगा, या तो कोर्ट ऑर्डर से हो सकता है या आपसी समझ से हो सकता है, आपसी सहमति से हो सकता है। उसके आगे आप कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते? नहीं, यही बहुत बड़ा कमिटमेंट है और कोई पार्टी ने इतना कमिटमेंट नहीं किया है। पर कोर्ट ऑर्डर से जो होगा वो तो सारी पार्टी को हर को करना ही पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे हमने इसके लिए सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। आज इस मौके पर यह देखना बहुत जरूरी है कि इन 67 वर्षों में हमारा देश भारत कितना बदल चुका है। 1950 में भारत की जनसंख्या सिर्फ 36 करोड़ थी, जबकि आज 2017 में हमारी जनसंख्या करीब 133 करोड़ हो चुकी है। 1950 में हमारी साक्षरता दर करीब 18% थी, जबकि आज भारत में 73% लोग साक्षर हैं। 1950 में भारतीयों का औसत जीवन काल करीब 32 वर्ष था, जबकि आज ये 67.5 वर्ष है। 1950 में भारत के पास 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थीं, जो आज बढ़कर करीब 52 लाख किलोमीटर हो गई है। 1950 में भारत में सिर्फ 500 कॉलेज थे, जो आज 37,204 हो गए हैं। 1950 में भारत में सिर्फ 47,500 डॉक्टर्स थे, जो आज करीब 9,40,000 हैं। 1950 में भारत में सिर्फ 3 लाख वाहन थे, जबकि आज भारत में 25 करोड़ से ज्यादा वाहन हैं। 1950 में हमारी विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 911 करोड़ रुपए का था, जबकि आज भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 24 लाख करोड़ रुपए के हैं। 1951 में भारत में सिर्फ 5.1 करोड़ टन अनाज पैदा होता था, जबकि अब भारत में सालाना करीब 27 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। इसका मतलब यह है कि 1950 से अब तक हमारा देश बहुत बदल चुका है। देश ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इन 67 वर्षों में राम जन्मभूमि विवाद का हल नहीं निकल पाया। यह विवाद आज भी वही है जहां उस वक्त था। हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक विवाद को 67 वर्षों में भी सुलझा नहीं पाते। यहां अयोध्या को और गहराई से देखना और समझना भी जरूरी है। हमारे देश में जब भी अच्छे जीवन की कल्पना की जाती है, तो आम लोग ये कहते हैं कि देश में राम राज्य होना चाहिए। जो सुख, समृद्धि और वैभव भगवान राम के राज में हुआ करता था, वो आधुनिक दौर में भी होना चाहिए। लेकिन ये राम राज्य सिर्फ बातों और ख्यालों में ही रहता है। अयोध्या को हमारे देश की राजनीति ने सिर्फ राम जन्मभूमि बनाकर छोड़ दिया। उससे ज्यादा अयोध्या का कोई महत्व नहीं रह गया है और अयोध्या भी अब ऐसा लगता है कि सिर्फ एक किताबी नाम बनकर रह गया है, जिसे आप अक्सर या तो इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं या फिर घोषणा पत्रों में यह नाम कभी कभी आ जाता है। लेकिन अयोध्या कभी भी राम राज्य वाली कर्मभूमि नहीं बन पाई। हमने पिछले ही वर्ष अक्टूबर में राम राज्य की खोज करने के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी और अयोध्या के ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किए थे। हमने आपको दिखाया था कि कैसे अयोध्या में शिक्षा का स्वराज खंडर बन चुके स्कूलों में दिया जा रहा था, कैसे वहां के अस्पताल डॉक्टरों के बगैर चल रहे थे। कुल मिलाकर त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन कलयुग में राजनीतिक पार्टियों और शातिर नेताओं ने भगवान राम को फिर से राजनीतिक वनवास पर भेज दिया है। श्री राम का कलयुग वाला वनवास 14 वर्षों में खत्म नहीं हुआ। यह राजनीतिक वनवास आज भी जारी है। श्री राम अयोध्या लौट नहीं पाए। श्री राम के नाम का इस्तेमाल तो खूब हुआ, लेकिन उनके घर अयोध्या को राम राज्य का सुख कभी नहीं मिला, क्योंकि अयोध्या में हर कोई सिर्फ सियासत की बात करता है, लेकिन वहां के विकास, वहां की समस्याओं
और उनके समाधानों की बात कोई नहीं करता। इसलिए आज आपको एक बार फिर हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। सरयू नदी के ये घाट राम के नाम पर राजनीति के ऐसे ही कई उतार और चढ़ाव के गवाह हैं। पिछले 25 वर्षों में सरयू में कितना पानी बह गया इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अयोध्या में सियासत के राम आज भी वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। सतयुग में अयोध्या में राम राज्य था, लेकिन अब सिर्फ सियासत है। राम राज्य तो बस किताबी बातें हैं। अयोध्या इस नाम में ही पवित्रता है। करोड़ों हिंदू जब अपनी आस्था के प्रतीक भगवान राम की खोज में अयोध्या आते हैं तो पवित्र और स्वच्छ मन के साथ दर्शनों का उत्साह होता है, लेकिन उनके उत्साह को कूड़े और गंदगी का ये ढेर शांत कर देता है। अगर आप लखनऊ या गोरखपुर से अयोध्या के लिए आ रहे हैं तो आपको इसी हाईवे के रास्ते अयोध्या के अंदर आना होगा, और जैसे ही आप आएंगे तो अयोध्या दर्शन से पहले आपको इस कूड़े के ढेर के दर्शन होंगे। जी हाँ, अयोध्या का हर महीने 20 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा इसी तरह हाईवे पर रास्ते में पड़ा आपको नज़र आएगा। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए कि वो अयोध्या जिसको मन में लेकर के लोग पता नहीं क्या क्या सोच के आते होंगे, सबसे पहले तस्वीर ये दिखाई देती है। इतना बदबू वहाँ पे, तो ये तो अपने आप में ही एक डिटरेंट हो गया है यहाँ पे। एक बार आकर तो दोबारा आदमी साहस ही नहीं करेगा। तो बहुत फ़र्क है। जो दिमाग में एक फिगर रहता है कि चल रहे हैं तो ये चीज़ ऐसी होगी और ऐसा मिलेगा, तो वो चीज़ तो एकदम दिखता नहीं है। धर्म की राजनीति करने वाले मंदिर मस्जिद के बहाने अयोध्या का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को अयोध्या में रामायण से जुड़े हजारों साल पुराने मंदिरों की कोई परवाह नहीं है। हरिद्वार में हर की पैड़ी की तर्ज पर अयोध्या में राम की पैड़ी बनाने की कवायद कई साल पहले शुरू की गई, लेकिन उसका नतीजा अब आपके सामने है। और ज़रा तुलना कीजिए, एक हरिद्वार में हर की पैड़ी है और अयोध्या में राम की पैड़ी है। हम तुलना इसलिए भी बार बार आपको बता रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों आखिर देश के बाकी तीर्थ स्थलों की तरह अयोध्या का विकास नहीं हो पाया। हमारा पहला पड़ाव था अयोध्या के सरयू घाट के किनारे हरिद्वार के हर की पैड़ी की तर्ज पर बनी राम की पैड़ी, जिसे राम के नाम पर डुबकी लगाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो काला गंदा पानी, हरी हरी काई और चारों तरफ फैली बदबू ने हमें यह एहसास दिलाया कि दरअसल ये किसी गंदे नाले से कम नहीं है। तो 20-25 साल से अयोध्या में साफ सफाई है? नहीं है। विकास है? कोई विकास नहीं, न कोई विकास न सफाई। इतनी गंदगी है कि कुछ कहला नहीं। तो आपके यहाँ तो हर पार्टी का नेता आता है यहाँ पर, सिर्फ खाली बोलने को लोग रहते हैं, बस बोल कर चले जाते हैं, उसके बाद कोई दिखने नहीं आते हैं। राम की मैली हो चुकी अयोध्या की खामोश चीखों ने हमें मणिपर्वत की तरफ जाने का इशारा किया। जब हम वहां पहुंचे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, मणिपर्वत राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, वहां हमारा सामना जर्जर हो चुके एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर से हुआ जो कभी भी किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। दीवार पर लिखे ये शब्द मणिपर्वत की खामोश चीखें नहीं हैं तो क्या है? होगा मणिपर्वत का या ऐसी धीरे धीरे जर्जर हालत में और होता चला जाएगा? अब हम क्या कहें, हम कुछ न कह पाए। उनसे पूछिए, फैजाबाद रहा था, वो सबके दफ्तर है कि हाँ क्या करे, विकास में कराएंगे कि खाली हाथ में लेकर के बैठे हैं। अयोध्या की ये मैली तस्वीर इकलौती नहीं थी। राम की पवित्र नगरी में हमारा अगला पड़ाव हनुमानगढ़ी था। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और इस हनुमानगढ़ी को हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। यहाँ रहकर वो राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे, लेकिन भगवान राम के सेवक हनुमान के घर की हालत देखकर किसी को भी गहरी चोट लगेगी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी का सबसे ज्यादा महत्व है। महाराज जी, इस महत्व के पीछे की कथा क्या है? पीछे यही कथा है, हनुमान जी राम जी के भक्त थे और उनको इन्होंने गद्दी बैठा दिया है राज करने के लिए। आप राज करिए। तब से हनुमान जी राज करते चले आ रहे हैं। जब तक पृथ्वी जल अग्नि वायु विराजमान रहेगा तब तक आचल राज महाराज के चौकी हनुमत वीर हनुमान जी विराजमान है साक्षात।
अयोध्या की दशा को देखते यहाँ हैं, पैसा आता है विषय बहुत वकील लोग खा लेते हैं, कोई यहाँ के कोई उत्थान करने वाले नहीं रहते हैं। भगवान से तो मतलब वो हैं जिनसे हर कोई डरता है और डरना चाहिए, जी पर भगवान के नाम पर उनके लिए जो करना चाहिए इस जगह को, उस पर भी लोग पैसा खा जाते हैं। इनको डर नहीं लगता? कुछ नहीं कर रहे हैं, अयोध्या में कोई विकास नहीं हो रहा है। आता है पैसा बहुत, खा पी के बराबर कर देते हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि दुनिया के किसी दूसरे देश में तो शायद राम राज्य हो भी सकता है, लेकिन भारत में कहीं भी राम राज्य नहीं दिखता, जबकि इसकी उत्पत्ति यही हमारे देश में हुई। यहाँ तक कि श्री राम के घर अयोध्या में भी राम राज्य के दर्शन दूर दूर तक नहीं होते। कैमरामैन गोपाल और अपने सहयोगी मनमीत गुप्ता के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अयोध्या। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या में विवादित मस्जिद के ताले खुलवा दिए थे और इस फैसले से हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की थी। राम जन्मभूमि पर जो ताला लगा हुआ था उसे राजीव गांधी ने खुलवा दिया था और इसके बाद मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया था। और आपको यह भी याद होगा, उससे ठीक कुछ महीने पहले ही राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो केस में अपना एक अलग स्टैंड लिया था और वो स्टैंड जो उन्होंने लिया था, जो फैसला लिया था, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लिया था और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद उसके एक हर्जाने की वजह से आप ऐसा समझ लीजिए दूसरा राजनीतिक कदम जो उन्होंने उठाया वो ये था कि राम जन्मभूमि पर जो ताला लगा था उसे राजीव गांधी की सरकार ने खुलवा दिया था। ये उदाहरण हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कैसे अलग अलग सरकारों ने राम जन्मभूमि का, बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का वोटों के लिए इस्तेमाल किया। वैसे अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो अयोध्या का विवाद सुलझ सकता था। 67 वर्ष का समय कितना लंबा होता है, इसका एहसास दिलाने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं जिससे आपको यह समझ में आए कि 67 वर्षों में क्या नहीं हो सकता। 1945 में जर्मनी का विभाजन हुआ था और उसके 45 साल बाद 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी मिलकर दोबारा एक हो गए थे। इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। इसी तरह चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को 1978 में दुनिया के लिए खोल दिया था और इसके बाद सिर्फ 39 वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई थी। ये कुछ बड़े फैसले हैं जो कि इस दौरान लिए गए। सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ था और 1990 में उसकी अर्थव्यवस्था विकसित देशों की श्रेणी में आ गई थी। ये सब इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि 67 वर्ष का जो अंतराल होता है, 67 वर्ष का जो समय होता है वो कितना लंबा होता है और अगर कोई सरकार, कोई देश, कोई नेता, कोई समाज अगर चाहे तो 67 वर्षों में कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ये हमारे देश के सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम 67 वर्षों में राम जन्मभूमि के मुद्दे को आज तक सुलझा नहीं पाए और इसके लिए अगर किसी को दोष देना है तो वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होना। कोई चाहता ही नहीं था, कोई इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था और ये मुद्दा आखिर में चलकर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया।